बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें बहुत सारे सवालात हैं और ख़ास करके ये सवालात कि क्या भारत के अलावा कोई और मुल्क भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। और पिछले कुछ दिनों में ये बात बारहा ज़ेर बहस रही है कि इज़राइल की जो इंटेंशंस हैं ईरान के बाद, क्या वो पाकिस्तान की तरफ भी कोई एडवेंचरिज़म हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात रहे हैं और अब भी मौजूद है। इसी तरह से हिंदुस्तान की जानिब से जैसे कि आरएसएस के 100 साल जो हैं वो 25 सितंबर 2025 में मुकम्मल हो जाएंगे। ये 25 सितंबर 1925 में ये तंजीम जो कि हिंदुत्व के प्रचार के लिए के तौर पर या उसके तबलीग के तौर पर जो है ये बनाई गई थी, ये वजूद में आई थी। उसके 100 साल पूरे होने का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह से उसको एक ग्लोबल जो उनकी एक सक्सेस है या उसको कहा जाए कि दुनिया आलमी सतह के ऊपर उनकी जो कामयाबी है वो उसको किस नज़र से देखते हैं। और क्या सितंबर के महीने में हम ये समझ सकते हैं कि उसका कोई इजहार जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के एडवेंचरिज़म की सूरत निकल सकता है। और ये याद रहे कि बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल विंग कहलाती है राष्ट्रीय सेवक संघ के यानी आरएसएस के, और मोदी साहब जो कि वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, वो इसके बाकायदा फ़ाल कारकुन भी हैं, रहे हैं और पूरी तरह से उस फ़िलॉसफ़ी जो कि हिंदुत्व की फ़िलॉसफ़ी है उसके ऊपर यकीन रखते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी दुनिया में थिंक टैंक्स इसके ऊपर बात करते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसी दौरान आज DGISPR जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर मुख्तलिफ उनसे सवाल पूछे गए थे। मसलन उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है और ये कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद जो है वो क्यों की। उसका जवाब DGISPR ने क्या दिया है वो हम आपको सुनवाते हैं और फिर बात करते हैं। सुनिएगा। In the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. We are an established and declared nuclear power and the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. For elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable. Pakistan's relations with Iran are based on common faith, history and culture. In this recent conflict, Pakistan's support to Iran has been totally principled, based on UN Charter, international law and laws of armed conflict. ज़ाहिर है जब इस तरह की कोई बात की जाती है तो उसके पीछे बहुत एक थॉट प्रोसेस होता है और ख़ास करके मिलिट्री के अंदर कोई इंटरव्यू, गुफ्तगू, बातचीत, अलामिया, बयान जो है उसके बहुत से मानी होते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया की तरफ से अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हो सकता है तो उसका जवाब DGISPR ने दिया, वो भी ज़रा सुनिएगा। Let me make it absolutely clear. The response would be there. But instead of bragging about it like India, our response will show and speak for itself. As always, loud and clear. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर होने वाले तमाम हमलों के मास्टरमाइंड अजीत दोवल हैं जो कि इस वक्त उनके NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है करण थापर साहब को, और ज़ाहिर है कि किसी भी पाकिस्तानी हाई प्रोफाइल जो शख्सियत हैं उनका ये इंटरव्यू हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर पहली बार देखने को मिल रहा है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत पाकिस्तान के हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान किया। लेकिन पहलगाम के मामले के ऊपर पाकिस्तान ने जो ऑफ़र किया था हिंदुस्तान को कि इस मामले के ऊपर इनकी पेशकश की थी, उसका जवाब हिंदुस्तान ने नहीं दिया। क्या कहा इस इंटरव्यू के अंदर बिलावल भुट्टो ने, ज़रा क्विकली वो भी सुन लीजिए। The Prime Minister of Pakistan publicly stated that Pakistan is willing to be part of any impartial international inquiry into the incident because our hands are clean. We had that sort of confidence. It was the Indian government that rebuffed that offer. The FATF has endorsed Pakistan's actions against the group of your concern. I know that you don't believe that the FATF exists, but it accepts our action. So let's go with the international understanding is rather than your localized biases. That Kulbhushan Yadav, a serving military officer of India, was caught in Balochistan.
There is a whole series of terrorist attacks within Pakistan. Most recently, the Jafra stress attack that can be directly linked to the facilitators in your intelligence agency. We can go back to the Johar attack. दूसरी जानिब इंडियन आर्मी चीफ ने कंसर्न्स का इजहार किया, खदशात का कि हिंदुस्तान इस खित्ते में तन्हा हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश और दीगर जो ममालिक हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ सियासी बात भी होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़त, क्या इमरान खान साहब ने रद्दी की टोकरी की नज़र किया, इस पर बात होगी। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अर्शद साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा, किसी तारुफ की अगेन मोहताज नहीं है, मारूफ तबसरा निगार, तज्जिया निगार, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी, हमारे बहुत मोहतरम जनाब जाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अर्शद साहब आपकी तरफ आती हूँ। सॉरी मैंने कुछ लंबा इंट्रो दिया क्योंकि इसकी एक अपनी एक आज की खबरों की रेलेवेंस है, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं पूछना चाहती हूँ शुरू में ही, टर्किश वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले NSA समेत आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है। ये काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन है जो आया है और जो हमने अलामिया देखा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली दिफाई मामलात के ऊपर बात हो रही है। किस किस्म का ताउन पाकिस्तान टर्की से चाह रहा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम जो आपने बात की प्रियम्बल की, बहुत अच्छा प्रियम्बल दिया, तो ये जो वावेला मच रहा है पहले उसकी हल्की सी बात कर लेते हैं। देखें ये वावेला एक कुदरती अमल था और हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये जो इनको हजीमत और ज़िक उठानी पड़ी है उसका ये वावेला मचाएंगे। पहले जनरल राहुल सिंह आते हैं, वो आके सारा जो क्रेडिट है एज सच वो चाइना के पलड़े में डालते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग 86 बिलियन डॉलर्स की है वो सारी हमारे ज़िम्मे डालते हैं कि हम 81% चाइना से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हर मुल्क का हक है कि किससे वो क्या चीज़ ले। हमें अगर अमेरिका देता है तो हम अमेरिका से भी लेंगे, फ्रांस से भी लेंगे और ठोक बजा के लेंगे। आपको अगर रशिया देता था तो आप भी तो 76% पे थे जी। आज आपने रशिया ने आपको देने से इनकार कर दिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्रांस भी आपसे किनारा कशी इख्तियार करेगा, जो हाल आपने उनके बेस्ट टू बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट का किया। तो ये वावेला तो इस तरह है। और आज भी इंडियन माजरत में आपकी बात काट रही हूँ मगर इंडियन आर्मी चीफ ने आज भी कहा है कि चाइना की वजह से पाकिस्तान जो है वो वॉर में है और फिर कल आर्मी चीफ ने इसकी तरदीद की कि किसी और के बलबूते पे हम ये जंग नहीं जीते। दुनिया क्यों ये तासुर बना रही है कि हम चाइना की वजह से जंग जीते? दुनिया कहाँ बना रही है? अच्छा, इंडिया बना ये इंडिया बना बिल्कुल रहा है। और दूसरा उसकी वजह ये है कि अगर आप याद करें तो मोदी साहब ने बड़े डर के फरमाया था कि मुझे राफेल दे दो तो मैं दुनिया की नक्शा बदल दूंगा, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो कहाँ गया वो? दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट द इक्विपमेंट, इट इज़ नॉट द मटीरियल जिसकी बदौलत आप दुनिया की काया पलटते हैं या दुनिया को एक सबक सिखाते हैं। ये आपकी सलाहियत होती है, आपकी काबिलियत होती है। और उस सलाहियत और काबिलियत का एतराफ़ मैं इशारतन कहूँगा कि 2 दिन पहले एक बहुत ही हमारे पड़ोसी दोस्त अजीम मुल्क के एयर चीफ आके पाकिस्तान आए और उसके बाद एक और साउथ अफ्रीका के एयर चीफ आए। तो वो हमसे प्यार मोहब्बत तो करने आए ही थे, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट थी कि जो आपके पायलट्स ने, आपके इंजीनियर्स ने और आपके एयरफोर्स के शाहीनों ने जो काम कर दिखाया, तो ये बात उस बात का मुबैना सबूत है कि चाइना नहीं पाकिस्तान, और मैं इजाज़त दें मैं चूँकि एयरफोर्स का हूँ तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है दैट मैटर्स अ लॉट। मैन पावर भी, मशीन से ज़्यादा आदमी की जो सलाहियत है, हमारे पायलट्स की जो सलाहियत है वो मैटर करती है। और चूंकि अब थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर इससे लिंक कर दूं, हम बार बार एयरफोर्स वाले ये कह रहे हैं कि जब भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं वो आप 1 साल 2 साल 3 साल का प्रोसेस नहीं होता, ये एक डेकेड्स का प्रोसेस है। हमने 2019 के बाद से जो हमने सबक सीखे, हमने उन सबकों को एक ऑर्केस्ट्रेट करके अपनी एक प्लानिंग की और उसको हमने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। अगर आप ये देखें 2019 में जो हमने किया था स्टैंड ऑफ रेंजेस से मारा, इन्होंने वही स्टैंड ऑफ रेंजेस से सिर्फ मारा और उसके आगे का सबक चूंकि इनको पता नहीं था, चूंकि इन्होंने तैयारी नहीं की थी। जबकि हमारे शाहीन जो थे, हमने तो पूरा प्लान किया होता कि ये किधर से आएंगे और हम क्या करेंगे। तो ये कहना कि उस दिन बेदू ने ये दे दिया, उस दिन एक C-130 आके PL-15E ले आया, तो ये मन घड़त बातें हैं, इसलिए इसमें तो कोई सदाकत नहीं। अब जो दूसरी बात आपने फरमाई कि ये जो टर्किश और देखें
पाकिस्तान के टर्क्स के साथ, चाइना के साथ एक दरीना रवाबित हैं और ये इस्लामी रवाबित के साथ साथ आपके दिफाई रवाबित भी हैं। मैं आपकी तवज्जो से नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने JF-17 बनाया, आपने कंसीव किया, आपने डिज़ाइन किया, आपने प्रोड्यूस किया, एंड यू आर दी ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जो कि जहाज़ डिज़ाइन करती है, बनाती है, ऑपरेट करती है और उसको एक्सपोर्ट भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं करती। मुझे याद है जब मैं भी किसी जिम्मेदारी पे था तो टर्किश एविएशन ने हमें आके कहा कि हम भी जहाज़ बना रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है बहुत बेहतर जहाज़ था, तो हम आपसे कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, बिकॉज फिर वही बात आ जाती है हमारा तो दुश्मन है। उनका तेजा जहाज़ अभी तक कहीं सामने नहीं आया और हम अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 से हमने उनके ब्राह्मोस मिसाइल की बैटरी तबाह कर दी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सो आपने उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया और वो जहाज़ जिसको आपने एक जेन 2 जहाज़ कंसीव किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जेन 3.5 या उस हायर पॉजिटिव। तो हमारा टर्की जो है न सिर्फ हमारे साथ रवाबित रखना चाहता है, न सिर्फ हमसे सीखना चाहता है, बल्कि हम उनसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनकी हैं उसमें हम मदद करना चाहते हैं। UAVs जो है वो टर्किश हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम खुद बनाते हैं, मगर टेक्नोलॉजी उनकी है, आज़रबाईजान की है। और इसका मतलब ये कि हम ये समझें कि जो पाकिस्तान और टर्की के बीच डिफेंस के कोलैबोरेशन और उसके साथ साथ जो आप ज़ाहिर है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते भी हैं और एयरफोर्स अब काफ़ी ज़्यादा उसमें अर्न कर रही है, वो उस हवाले से भी पेशरफ्त हो सकती है इस दौर के। अच्छा। मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि आपसे जो आपने साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर और EW वॉरफेयर में अल्लाह ने आपसे जो काम करवा दिया वो आपसे वो भी लेना चाहते हैं। और as we speak now there are countries who are talking to us, who are talking to Pakistan Air Force कि हमें इन 3 एरियाज में भी जो टर्किश है उन्होंने बहुत एडवांसमेंट की। तैयब अर्दोगान ने एक विजन दिया कि मुझे एक फाइटर जहाज़ चाहिए, एक फाइटर हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे टर्किश एयरलाइन को यहाँ पे लेके जाना चाहिए, इकनॉमिक, वो उन्होंने अचीव किए। लेकिन आपने इन लेस रिसोर्सेज में आपने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना के दुनिया को साबित कर दिया और इंडिजिनस, जो कि हमारा अपना इंडिजिनस है जो इंडिजिनस डिज़ाइन, और आपके वो पायलट्स और इंजीनियर्स जो गए और आपने ये साबित किया कि ये न सिर्फ हमारे लिए बेहतर प्राइड ऑफ द नेशन है बल्कि इसको दुनिया देख रही। तो इसलिए ये एक नेचुरल बात है। अगर इंडिया या किसी और मुल्क को तकलीफ है तो हमने तो कभी नहीं कहा कि यार तुम्हें रशिया ने इतने पैसे दिए, इतने जहाज़ दिए, S-400 दिए, तुमने रशिया का कोई जहाज ऐसा नहीं जो इंडिया ने ना उड़ाया हो, लेकिन फ्लाइंग कॉफी नहीं बने ना उनके। एग्जैक्टली, तो ये अल्लाह का करम, आपकी काबिलियत और आपकी इंडिजिनस मेहनत है। और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि जिस तरह से उनकी लीडरशिप ने खास करके जो है वो काम किया है। हुमा, आप आज DG ISPR की अगर प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर आए तो उनकी जो एक घनगरज कहें या एक गैर मामूली रद्द-ए-अमल है, क्योंकि पाक फ़ौज के तर्जुमान का इस तरह का स्टेटमेंट देना, इतने ओपनली देना, इतने वाज़े लफ्ज़ों में देना, कोई लगी लिपटी नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इजराइल और भारत दोनों को जो चैलेंज कर रहे हैं, तो इस चैलेंज के पीछे क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है वो लार्जली चैलेंज नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बयान कर रहे हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम अमन पसंद, सुलह पसंद मुल्क हैं, लेकिन अगर आप हमारी सॉवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर उसका मुश्किल जवाब दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने फिर एक बार फिर ये बात वाज़े की कि पाकिस्तान को आप सीरियसली लें, बिकॉज हम एक फंक्शनिंग सॉवरेन न्यूक्लियर स्टेट हैं। मैं आपको इससे गुजारिश करूं, इंडिया ने भी कोशिश क्या की थी? इंडिया की कोशिश ये थी कि वो एक नया नॉर्मल क्रिएट कर दे और उसकी भी तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा अर्लियर ऑन, उन्होंने कहा था कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि जंग की जगह क्रेव आउट ना करे। इस बार उन्होंने फिर यही बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया जो ये थ्रेशोल्ड वॉर का इंडिया ने नीचे किया है और द सेकेंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो पाकिस्तान, तो अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़बान में बात करूं तो हम डिफेंसिव ऑफेंसिव पे जाते, हम अपना दफा करते, लेकिन आप अगर हमारी दफा को पेनिट्रेट करते तो फिर हम उसका वाज़े जवाब देते। दूसरी बात यह है कि इंडिया डिबेट को डाई डाउन नहीं होने दे रहा।
گو کہ پاکستان میں کسی ابہام کے بغیر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اس وقت پاکستان از آن اے وننگ سٹریک. کوارڈ دیکھ لیجئے, ایس سی او دیکھ لیجئے, برکس دیکھ لیجئے, جو مرضی فورم اٹھا لیں, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا موقف ویلیڈیٹ ہوتا ہے. لیکن انڈیا رک نہیں رہا. ایک تو انڈیا امریکہ کے ساتھ بھی ایک اس نے بحث چھیڑ دی ہے کہ جی ہم نے نہیں کہا تھا کہ جنگ رکوائیں. پاکستان نے تو تب بھی پولیٹیکل میچورٹی, اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا اور ہم نے جنگ کو روک دیا تھا. لیکن ہمیں بھی یہ بات کا ادراک ہے اور پوری دنیا کو ہونا چاہیے, اور میرے خیال ہے کہ آج جو انہوں نے بات کی اس میں بھی اس کی طرف اشارہ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ابھی بھی ابائنس میں ہے. بالکل. اور انڈس واٹر ٹریٹی کو ابائنس میں ڈالنے کا کوئی لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ انڈیا بیک آف ہوا ہے. انڈیا جو ہے وہ بوکھلایا ہے اور پھر وہ کئی فرنٹس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ جو یہ مہینہ ہے مئی کا, یہ پاکستان کا سب سے خطرناک مہینہ تھا ان ٹرمز آف ٹیرر. ہم چوتھے نمبر پر تھے, ہم دوسرے نمبر پہ چلے گئے جو ہمارے یہاں اموات ہوئی ہیں, اور جو کیسز پکڑے گئے ہیں, جو انٹیلیجنس آپریشنز ہوئے ہیں, ان کیسز میں سے تقریباً 80% ایسے کیسز ہیں جو انڈین بیکنگ سے ہمارے یہاں مشکلات کریٹ کی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب سپوکس پرسن فوج کا بات کرے گا اور وہ روز شہادتیں ہوں گی اور وہ اپنے جوان اٹھائے گا تو اس کی آواز میں گھن گرج اور غصہ تو ہوگا. نہیں بالکل یہ بات تو ہے اور ظاہر بنتا بھی ہے. پھر انہوں نے جو آپ نے کہا کہ انڈیا دوبارہ کر سکتا ہے, کیا ہم اس کو آر ایس ایس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جن کے 100 سال مکمل ہونے والے ہیں؟ اس کی تھیری چونکہ آپ تو پڑھاتی بھی ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے اور اس نظریے کے مطابق کیا جو اس وقت کی وہاں کی حکومت ہے جو ہندتوا کے اوپر چل رہی ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی ڈیفینس پرچیزز کی بات ہو رہی تھی انڈیا کی, جی ابھی ڈیفینس پرچیز کی بات ہو رہی تھی اور ڈیفینس پرچیز انڈیا کی کئی فیصد اوپر گئی ہیں بالخصوص اس ایکشن کے بعد. وہ اپنے جو ڈیفینس ایکوپمنٹ ہے وہ اس کی کوالٹی بھی بڑھا رہے ہیں اور کوانٹیٹی بھی بڑھا رہے ہیں, اور ان کی ڈپلوائمنٹ جو ہے وہ پاکستان سپیسیفک رہتی ہے. اور جو جھونج ہے اور جس طرح وہ پاکستان سے نفرت کو بالخصوص مودی کی حکومت اپنی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے نا, یہ ان کا الیکٹورل پوائنٹ سکورنگ کا طریقہ ہے. اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں اتنا شور تھا پہلگام کے اٹیک کے بعد. میں اپنا وزٹ کٹ شارٹ کر کے واپس ہندوستان جا رہا ہوں. آپ واپس ہندوستان گئے تھے تو آپ کشمیر تو نہیں گئے تھے, آپ تو بہار گئے تھے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اور پھر ہر تقریر میں آپ نے اینٹائی پاکستان سٹانس لیا. تو کیا وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے کوئی مس ایڈوینچر کر سکتے ہیں؟ تمام تھنک ٹینکس اور تمام آبزرور آف ایونٹس کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. انڈیا کے اندر سے اس بات کے حوالے سے بڑا سخت تنقید بھی ہے اور سوال بھی ہے کہ کیا انڈیا اس کو سسٹین کر پائے گا یا نہیں. میرا موقف یہاں یہ ہے کہ اگر انڈیا آبی دہشت گردی بند نہیں کرتا تو پھر شاید پاکستان کو بھی کوئی قدم اٹھانا پڑے. اور زاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے کہ پہلے بھی ڈیفینسو موڈ پہ تھا, اب کیا وہ بھی پری ایمپٹیو کی طرف جا سکتا ہے یا وہ بھی پھر اوفینسو ہو سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے, پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ اوفینسو ہونے کی. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہم پہ وار تھوپی گئی تھی, ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی, اور اسی لیے جب یہ بات آئی تھی کہ سیز فائر کی تو اس پہ ہم نے قبول بھی کر لیا تھا. تو پاکستان کا تو یہ نہیں کہ چالانہ کوئی رویہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جو جس قسم ہندوستان جو ہے اس نے جو اٹیک کیا تھا پہلگام کے بعد, دیکھیں ایک انڈیا کی اپنی ایک سوچ تھی بن کے آئی تھی, اور میرا خیال یہ کہ اس کانفلکٹ کے بعد اس کو بہت بڑا سبق پہلے بھی مل چکا تھا لیکن اس دفعہ ملا ضرور ہوگا. لیکن پوری تھرو آؤٹ یہ رہی ہے ہندوستان, جب سے مودی آئے خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں, ان کی رہی ہے کہ وہ یہ جو کنونشن وار ہے اس کو وہ بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ رکھ سکتے ہیں.
اور اسی کی وجہ سے, اور یہ بات میں خیال ہے ہندوستان میں اگر آپ سنیں لوگوں کو جو ان کے انالسٹ ہیں فوجی, تو وہ سب اسی بات پہ کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک لحاظ سے جب بالاکوٹ میں اٹیک کیا تھا, وہ پہلا واقعہ تھا جہاں پہ ایئر انٹرویژن ہوئی تھی ایک امن کے زمانے میں, تو اس وقت انڈیا کا یہی سوچنا تھا کہ وہ کر کے چلے جائیں گے اور یہ بات آ جائے گی کہ ہم نے ایک سبق سکھا دیا پاکستان کو. لیکن پاکستان کا جو جواب تھا وہ اتنا مطلب شدید تھا, اور میرا خیال یہ کہ تو اس کے بعد تو ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ یہ کوئی چیز, ایون آپ کنونشن وارفیئر میں بھی اس کو کسی بھی ایک ایسے ملک کو جو کہ نہ صرف, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جوہری ہتھیار اس کے پاس ہیں, بلکہ اس کے بعد ایک کنونشن طاقت بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی چیز اب اس پہ زیادہ لاگو ہوتی ہے کہ جب انہوں نے بھاولپور ایک رات میں 9 جگہوں پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا تھا, تو اس کو لوگوں کو یہی بتانا تھا ان کو کہ دیکھیں ہم نے تو کر دیا, اور پاکستان اس کے بعد کوئی جواب نہیں دے گا, اور ہم نے جو ہے اپنا ایک جو بھی ایک سوچ تھی ہم نے اس کو پورا کر دیا. اور خاص طور پہ ایک لوگ ہندوستان کے عوام کو یہ ہم سمجھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی دہشت گردی کی جو کارروائی ہوگی تو ہم اس کا اس طرح سے جواب دیں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے 3 دن میں جو کچھ ہوا ہے, تو وہ تو ایک بات ثابت کرتی ہے کہ جو ہندوستان کی یہ سوچ تھی کہ کنونشن وارفیئر کو بھی جو ہے وہ صرف ایک جب طرفہ رکھے گی, وہ نہیں ممکن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک ابھی آپ نے بات کری تھی چائنا کا, دیکھیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کا ایک اسٹریٹجک الائی ہے, اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی چائنیز فوج آ کے تو نہیں لڑ رہی تھی نا, یہ تو پاکستان کی جو ہی ایئر فورس تھی, پاکستانی ہی کے جو ہے ایئر مین تھے, پاکستانی ہی کے آفیسرز تھے, اور ان کے پاس یقینی طور پہ جو اکوپمنٹ تھا وہ چائنا سے بھی اکوپمنٹ تھا. اسی طرح سے جیسے کہ ہندوستان کے پاس جو ہے وہ رشیا کے بھی اکوپمنٹس ہیں, فرانس کے بھی اکوپمنٹس ہیں, اور میرے خیال ابھی اور جگہوں سے بھی لے رہے ہیں, اب امریکہ سے بھی جو ہے ہتھیار ان کو ملنے کی امید نظر آتی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے بنیاد پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ چائنا کی مدد سے جیتی گئی تھی. مدد کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو ممالک جو ہیں وہ ہتھیار خریدتے ہیں دوسرے ممالک سے, اور یقینی بات یہ کہ ہمارا ایک تعلق چائنا کے ساتھ رہا ہے. اور اب بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آج کل کے تنازع میں, کانفلکٹ میں ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں, آپ کے حلیف بھی ہوتے ہیں. اور جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ یہ حقیقت بن کے آئی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک کانفلکٹ جو تھا اس میں آپ پاکستان کو ایک لحاظ سے جو بھی اس کے دوست تھے, چاہے ترکی ہو, چاہے آذربائیجان ہو, چاہے چائنا ہو, ایک ان کی ایک مورل ایک ضرورت تھی. اور یقینی طور پہ ٹرکش کی طرف سے ہمیں ڈرونس بھی کیے تھے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس طرح سے اسرائیل کے ڈرونس جو تھے وہ ہندوستان میں استعمال ہوئے تھے. اسی طرح سے اسرائیل کی بہت ایسے سارے ہتھیار ہیں جو کہ ہندوستان میں استعمال ہوئے تھے. بالکل. اب مسئلہ یہ کہ کچھ حزمیت اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو ہوتی ہے, لیکن آپ اگر ہندوستان کے جو ڈیفنس انالسٹ ہیں, جتنے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں, تو انہوں نے جو ان کے انالیسس دیکھ لیں آ کے, وہ اس سے بہت ہی مختلف ہے جو کہ اس وقت ہندوستان کی سرکار پروپیگنڈا کر رہی ہے. پروین سوامی کی آپ اگر دیکھ لیں اس کو, تو بہت ہی سامنے جو ہے وہ اپنی شکست کو کا اعتراف, ان کے خیر ان کے ڈپٹی آرمی چیف نے شکست کا اعتراف. انالیسٹ ہے ایک ایسا آدمی جو کوئی وہ نہیں ہے, وہ ہندوستان کی فوج میں بھی رہ چکے ہیں اور بہت پرانے یہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے, اور جو باتیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں, ایک پروپیگنڈا حیثیت نہیں ہوتی اس کی, اسی لیے جو ہے اس کو سنجیدگی سے بھی لیا جاتا ہے. اب یہ مسئلہ یہ تو اس کو ختم کر, اس کو یہ تو بات ہے کہ کوئی اس جنگ یہ کہنا کہ جو جنگ کوئی جیت گیا یا ہار گیا والی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہندوستان نے ایک جارحانہ کارروائی کی تھی اور پاکستان نے اس کا مضبوط دفاع کیا اور اس کا مضبوط جواب. اب اس کے جو مقاصد ہیں, بالکل اس کے جو مقاصد تھے اس جارحانہ کارروائی کے, آف کورس اس کے اوپر بھی آپ سے میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کیا مقاصد تھے ان کے اور کتنے انہوں نے اچیو کیے, اور اگر نہیں کیے تو اب کیا دوبارہ بھی وہی سوال ہے جو کہ تھریٹ پرسیپشن ہے اپنی جگہ. دیکھیں جو زاہد بھائی نے بات کی, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ویسے تو کئی ٹائپس کی وارز ہوتی ہیں, بٹ جو آج کل کی دنیا میں زیادہ تر استعمال ہو رہی ہیں وہ ایک ہے کنونشنل وار, دوسری ہے جو آپ کی نیوکلیئر وار, اور تیسری ایسیمیٹرکل وارفیئر. کنونشنل وارفیئر میں تو ان کو جواب دے دیا گیا, اللہ نے بہت کرم نوازی کی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 65 میں امریکنز نے آ کے ہماری جنگ جیتی تھی ایئر فورس کی, شکر ہے ان کی مہربانی.
71 में भी ये हुआ। ठीक बात। अब अभी अगर वो कह रहे हैं चाइना ने जीती, तो मेरे ख्याल में जो उनको जवाब दिया गया है और जो हमारी इंटेंशंस क्लियर हैं, और अगर हम ऑफेंसिव नहीं जाते, बट हमारा माइंडसेट इज़ वेरी क्लियर कि नाउ इट इज़ नो मोर गोइंग टू बी डिफेंसिव, और हम ऑफेंसिव जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहना भी चाहूँगा कि अगर किसी मुल्क ने हमारी तरफ देखने की कोशिश की, हमारे असासों की तरफ देखने शुरू की, कोशिश की, तो वी हैव द राइट टू गो फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हम वो काबिलियत दे दी। सो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो उनका मुंह जवाब बंद हो गया। न्यूक्लियर वॉरफेयर के बहुत थ्रेशोल्ड्स होते हैं, इसलिए उसको उस सतह पे लेके जाना। जो असल मसला है वो है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का, जो आपका और मेरा कंसर्न। जी बिल्कुल। आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान में इस वक्त खैर से 180 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिस्टेड हैं, तो वो तो पनप ही उसमें रहे। और फिर जो आपने बताया आरएसएस का तारुफ कराया, उनके जो कायद थे, अगर आपको याद हो तो हिटलर के हजूर दरबार में हाजिरी दे के आए और उनकी सेक्रेटरी से शादी भी की। तो वो जो हिंदुआता सोच है, ये वहाँ से शुरू होते होते, और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, उस पे आपको तैयार रहना चाहिए कि फ्लैगशिप ऑपरेशन हो चुके होंगे, झूठी और झूठे अटैक होंगे। जो शख्स, जो मोदी, मुझे हिंदुस्तानियों पे बड़ा रहम आता है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करो। तुम्हारे यहाँ तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं, लाखों लोग हैं जो फुटपाथों पे अपने प्लॉट नंबर के साथ रो रहे हैं। तो इस बंदे को खुदा के लिए इससे अपनी जान छुड़वाओ, वरना जो मुसलमानों का ख्याल नहीं कर सका इंडिया में, हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान के ईसाइयों को इसने तबाह किया, हिंदुस्तान के बंगालियों के साथ जो इसने किया, तो वो हमारे साथ क्या रहम। तो मेरे ख्याल में जो आपको, हमें सबको, हमारी लीडरशिप को जो वरी करना चाहिए, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर और फ्लैगशिप ऑपरेशन, जिसका इशारा गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ ने परसों एनडीयू में दिया है कि अहम तनसीबात पे, अहम तिजारती मराकज़ पे, हमारी बंदरगाहों पे, हमारे शहरों पे अटैक जो है अगर किया गया, तो हम, उन्होंने इस तरह से उसको बात की, लेकिन इसका मतलब है कि ये परसेप्शन मौजूद है। मैं एक आपकी इजाज़त से एक बात कहना चाहूँगा, ये तो वो है जो हमारे मुल्क में, मुझे तो खदशा है ये अपने मुल्क के शहरियों पे अपने पॉलिटिकल एम गेन करने के लिए तबाही ना बर्बाद कर दे, और वो मलबा हम पे गिराने की कोशिश की जाए। अच्छा, इस पे हम ज़रूर बात करते हैं मज़ीद। सर, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे बात करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है, क्यों कर सकता है, और फिर जो पाकिस्तान ने बात की है अभी ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, इज़राइल का अगला टारगेट क्या पाकिस्तान हो सकता है, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, हुमा साहिबा भी हैं, और एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब भी हैं। हुमा, आपकी तरफ अगर आऊँ, ये जो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एनडीयू में आर्मी चीफ ने जो खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इन जगहों को अगर करना चाहता है, यानी भारत या कोई भी अगर करेगा, तो हम उसका जो है वो जवाब देंगे और लाउड एंड क्लियर होगा। और ये बात उन्होंने कहा, और आज वही बात DGI-SPR ने भी उस तरह से की है। आपको क्या लगता है, क्यों ये बात कही जा रही है, और जो ऑफेंसिव वाली बात है कि पाकिस्तान हो सकता है, ख़ास करके पानी के मामले पे तो पाकिस्तान ने कह रखा है, उसके क्या इम्कानात हैं? देखिए, जब दो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से आपको ये इशारा मिले, तो इस बात में तो कोई इबाम नहीं रहता कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है इंडिया की इल इंटेंट की। और अब पाकिस्तान ने जो हमारा नैरेटिव वॉरफेयर है ना, वो भी हमारी इस वक्त बहुत मजबूत हुई है। तो जो कन्वेंशनल वॉर है या जो हमारी एयरफोर्स ने किया, वो तो बहुत उम्दा अपनी जगह, लेकिन उसके बाद वॉर जो है वो डिफरेंट फ्रंट्स पे खुल जाती है, और उसमें सबसे अहम होता है नैरेटिव फ्रंट। और मैं समझती हूँ कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने अनअपॉलोजेटिकली जो टेररिज्म की डिबेट है उसको डीमिस्टिफाई किया है, क्योंकि एक फॉग तारी की हुई थी इंडिया ने टेररिज्म के हवाले से, जिसपे वो नी जर्क रिएक्शन के तौर पर पाकिस्तान पर उंगली उठाता था। अगर हम गिने अस्मा जी, तो 7 दफा
बगैर किसी एविडेंस के इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई है और फिर क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाया। तो ये जब 7वीं दफा हुआ है तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक्सेप्टेबिलिटी थी और इंडिया के मौक़िफ़ पे उनके जो बेहतरीन दोस्त और बैकर्स थे ना, वो भी उस हवाले से न्यूट्रल थे। यानी जो क्वाड कंट्रीज थी वो भी न्यूट्रल रही। और आपको पता है कि अमेरिका तो फिर सूरत हाल को देख के इट इमर्ज्ड एज अ मीडिएटर। उसने कहा कि ये जंग रुकवानी चाहिए और फिर पाकिस्तान ने जंग रोकी भी। लेकिन मैं दोबारा गुजारिश करूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर डेस्परेशन भी है और इल इंटेंट भी है। मोदी की सियासी बकाए में से मुंसलिक है कि उनको कोई एक ऐसी वजह मिल जाए जिससे वो अपनी ग्लोरी को रिस्टोर कर सके। ये जो वो अपने मनसब से गिरे हैं ना, ये जो उन्होंने अपने लिए एक बहुत ऊंचा मकाम बनाया हुआ था, उससे जो वो नीचे आए हैं उससे उनको अंदर भी बहुत ज्यादा समझिए ऑपोजिशन का सामना है। कांग्रेस बड़े क्रिटिकल सवाल उठाती है, आम लोग बहुत क्रिटिकल सवाल उठाते हैं जिसका जवाब नहीं है उनके पास। लोग कहते हैं मोदी इज म्यूट, यानी मोदी कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, वो खामोश है। एक गुजारिश और करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने वायर को दिया इंटरव्यू, जी मुश्किल इंटरव्यू था क्योंकि उनको इतना दफा इंटरप्ट किया गया जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये इंटरव्यू इसलिए दिया बिकॉज आई वांट टू टॉक टू द इंडियन पीपल और इंडिया की नई जनरेशन, द यूथ इन इंडिया। और उस जी उनको ये सोचना है कि हमें कल कैसा हिंदुस्तान चाहिए, एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ सेक्युलरिज्म तबाह, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तबाह, माइनॉरिटीज के राइट्स तबाह, इंडिया का ग्लोबल स्टेचर तबाह, या एक मुख्तलिफ इंडिया। तो देखिए इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है और इंडिया इस वक्त एक स्लिपरी स्लोप पर है और इंडिया को, मेरा तो फेवरेट जुमला है ये, इंडिया को बेड़ी इंडिया को डालनी चाहिए। हाँ सही बात है, ये अच्छा जुमला है। जाहिद साहब, ये जो अभी हुमा कह रही है कि अमेरिका का, और बार बार कहा है उनके मीडिएशन जो है वो अमेरिका ने की और फिर इंडिया जो है बार बार कह रहा है कि नहीं हम तो गए नहीं उनके पास। आज भी आप देखिए उनकी स्पोक्स पर्सन जो उन्होंने खड़े होकर कहा कि इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर जो है वो अमेरिका ने करवाया है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की नज़र तो नोबेल इनाम के ऊपर है और इंडिया बार बार इसको डिनाई कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत दिलचस्प सूरत हाल नहीं है ये? देखिए, नोबेल प्राइज़ की तो बात छोड़ दें उसको, मैं ख्याल काफ़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है कि ट्रम्प साहब भी बार बार इशारा करते हैं कि उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। लेकिन एक बात सही है कि सीज़ फायर जो है यकीनी तौर पे अमेरिका की ही एक लिहाज से मेडिएशन कह दें या अमेरिका की जो है वो तवस्सुस से हुआ, लेकिन अमेरिका का रोल यकीनी तौर पे रहा है। वो अब हिंदुस्तान माने या ना माने वो तो अलग मसला बन के आता है, और यकीनी तौर पे नहीं मानेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बात भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इस दफ़ा हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने कोई जंग को रुकवाने में किया और इस हद तक, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए अपनी असेसमेंट में। हमने बहुत ज़्यादा आ गए, जैसे कोई यानी हमारे जो है वो हमारे इसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है कोई स्ट्रेटजिक नौइयत के हो गए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अमेरिका के साथ हमेशा, मैं तो हमेशा इस बात पर आया हूँ कि लोग कहते थे कि हमारे पहले स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप थी, मैं तो मेरे अपने ख्याल में हमारी हमेशा से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि उनके इंटरेस्ट और हमारे है और हमारे इंटरेस्ट है, और उसकी वजह से एक लेन देन का ही रहेगा हमेशा, चाहे वो आप क्या कहते हैं पहले के कोल्ड वॉर के ज़माने के कर लें या उसके बाद 80 की दहाई देखें, थोड़ा सा स्ट्रेटजिक उनसे ज़रूर रहता है, लेकिन ट्रांजैक्शनल है। तो इसीलिए देखें, ट्रम्प जो है बहुत ही ट्रांजैक्शनल आदमी है। उनकी पूरी की पूरी आप उठा के देख लें, इस पूरे अरसे में ये 4 महीने में जो उनकी पॉलिसी रही है, उनका पता नहीं होता है कि आज क्या पॉलिसी है और कल क्या पॉलिसी है। तो मेरे ख्याल ये है कि हमें कॉशियसली होना चाहिए, हमें ताल्लुकात ज़रूर अच्छे रखने चाहिए अमेरिका से। ये हमारे इंटरेस्ट में भी आती है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी आती है, लेकिन हम उसको इसकी ओवर असेसमेंट हम नहीं करें, ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बावजूद इसके कि इस दफ़ा सीज़ फायर में भी उन्होंने कहा और कुछ हिंदुस्तान को जो एक लिहाज से
उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि वो उनकी लिए आवाज़ उठाएंगे, वो नहीं हुआ यकीन तौर पे। लेकिन एक और बात का आपको ख्याल होना चाहिए कि फिर भी एक बार हिंदुस्तान के साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, और मसला ये है कि उसमें कुछ इख्तलाफात भी बंद के आ सकते हैं, क्योंकि उसका देखें पूरा चाइना, इसका जो अमेरिका और हिंदुस्तान में कुछ इख्तलाफात बहुत सारी चीज़ों में, टैरिफ के मसले पे, ट्रेड के मसले पे, मैं ख्याल ये बहुत ही सेंसिटिव है ट्रम्प। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो एक अहमियत बन के आई थी अमेरिका के नज़दीक, वो चाइना के खिलाफ थी, एक कॉन्ट्रोवेट। हालांकि बहुत ही अहमकाना बात है कि उसको अगर कहा जाए कि कॉन्ट्रोवेट हो सकता है चाइना का इंडिया, लेकिन तो भी जो है जितने भी आप वेस्टर्न उससे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या उनके उदाहरण होते हैं, उनसे पूछें तो हमेशा इसी चीज़ के वो देते हैं कि जो है वो इंडिया हमारे लिए इस इलाके में ख़ास तौर पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा उम्मीद रखनी कि वो कोई कश्मीर पे तस्वीर करा देंगे, वो गलत फहमी होगी इस बात को रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको आगे, अशरफ साहब ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपनी जगह पे या दीगर सारी बातें हैं, लेकिन अमेरिका बहरहाल पाकिस्तान ने उसको अपीज़ किया है किसी सूरत इस पूरी सिचुएशन के अंदर। क्या आपको लगता है कि वो भारत पे दबाव डाल सकेगा अमेरिका के बात करें मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ तनाज़ात के ऊपर? मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपकी जियो पोलिटिकल रेलेवेंस हुई है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आपकी लीडरशिप को उसने बुलाया, उसको सुना और उसको अप्रिशिएट किया। और फिर जब आप वो कहते थे कि ये तो सदियों से लड़ रहे हैं आपस में, मुझे क्या पड़ी है, फिर आपने कहा ये तो मेरी जंग ही नहीं है, तो फिर उन्होंने आके इस जंग को रुकवाया। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब भी कोई साजिश हुई, कोई भी ऐसी को हरकत हुई, तो उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रही, उसके पीछे चंद और मुल्क ज़रूर शामिल थे जिसमें इजराइल पेश पे। जी, और इसमें भी हारूफ का इस्तेमाल होना, 150 लोगों की टीम का आना जंग से पहले। 1.1 बिलियन के सिर्फ EW सिस्टम लिए गए, और जिस दिन ये अटैक उन पे हो रहे थे उस दिन भी इजराइल के टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो आप पे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और आपने जो दुनिया में अपना लोहा मनवाया और फिर अपना बयानिया जो आपने दिया, एक मैच्योर बयानिया दिया जिसमें ज़ाहिर है मीडिया के वॉरियर्स ने भी बड़ा रोल अदा किया, उसमें आपकी एक इज्जत बनी, एक साख बनी। और आपके ख़िलाफ़ जो कहा जाता था कि यू आर अ टेररिस्ट एक्सपोर्ट कंट्री, वो बैठना शुरू हो गई है। और फिर दुनिया में लोगों ने आप, तो मेरे ख्याल में ये वो मुकाम आ गया है जिस पे आपको ज़रूर अमेरिका के पास जाना चाहिए, ज़रूर चीन को साथ रखना चाहिए, और इसी तरह की जितनी बड़ी ताकतें हैं और वो प्रेशर डाल सकती हैं। और हमें भी अपनी रेलेवेंस को और अपनी जो भी अगली अपनी, मसलन ईरान के ऊपर जो पाकिस्तान का स्टांस रहा है वो बहुत ही ओपन था, और इजराइल को खुले लफ्ज़ों में आज भी चैलेंज किया, उससे पहले भी। कोऑपरेशन किस नौइयत का था? अखलाकी था, मालूमाती था, क्या उसको किस? बिल्कुल अखलाकी और डिप्लोमेटिक था। इसके अलावा बहुत सारे लोग, बहुत सारी ये अभी नहीं, अभी वो स्टेज नहीं आई थी। उसकी वजह भी ये है कि देखें हमारे भी ईरान के बारे में कुछ खदशात थे, बड़े एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि कलभूषण साहब निकलते हैं वहाँ से निकलते हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम आती वहाँ से निकलती, और उसकी हमारे से ज़्यादा मेरे ख्याल है ईरान को जो सबक मिला कि वो जो रिलाई कर रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने जो उनके साथ किया कि अभी तक जासूस निकल रहे। और उन दिनों में भी मोदी साहब अपने बेहतरीन दोस्त नेतन्याहू के साथ मशवरा कर रहे थे, तो ये ईरान के लिए भी धचका था। सो वो जो खदशात थे, हमारे भी खदशात थे, लेकिन मेरे ख्याल में हमने अपनी एक इनफरादियत कायम की, अपनी एक कंसिस्टेंसी कायम की कि हम हमेशा से मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े, हमेशा से जहाँ पे ऑपरेशन होगी, एग्रेशन होगी, हम उसकी मुखालफत। और इसमें ज़ाहिर है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों ने पेज पे कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, जब भी तो वो कह रहे हैं कि तन्हा रह गया है हिंदुस्तान अगर देखा जाए, जबकि पाकिस्तान उसके मुकाबले पे अपने तमाम नेबर्स में सिवाय इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी कुछ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई है। और मैं लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जब से रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये बहुत दूर की बात नहीं है कि हमारी भी एक्सेप्टेंस आ जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो आप अपने रीजन में अपनी सिक्योरिटी और अपनी, देखें
अफ़गानिस्तान तो लैंड लॉक, उसको ईरान से ज़रूर सपोर्ट मिलती है, बट जो कल्चरल और जो रिलीजन और जो दूसरी आपकी उनके साथ बॉन्ड बनता है वो नेशनल पाकिस्तान के साथ बनता है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपका और हुमा का इस पे मैं ज़रूर लेना चाहूँगी कि क्या रूस ने अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान को करना चाहिए फौरी तौर पर? जाहिद साहब देखिए, मतलब ये तो पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं करेगी। और पिछली हुकूमत जो थी पाकिस्तान मैं 3 मुल्कों में था जिसने तस्लीम किया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अहम कदम तो है, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने भी जो अभी फैसला किया था कि अपने एक एम्बेसडर की पोजीशन जो दी थी वो एक सेमी रिकग्निशन की हो जाती है। अभी पिछले महीने जो फैसला किया था कि दोनों ममालिक में जो है उनको सफीरों का दर्जा दिया जाएगा, तो एक डिफेक्टो रिकग्निशन ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। फुल रिकग्निशन जैसे रशिया ने किया, मेरा ख्याल ये कि अभी थोड़ा सा काबिल वक्त होगा, थोड़ा सा इंतज़ार और ज़रूर करना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको हम बेहतर बनाना चाहिए। और हमारी एक पॉलिसी देखें, एक अफगानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी बहुत ही एक्सट्रीम पे चली जाती है। ठीक हुमा जी, ठीक है, जो है वहाँ पे एक बहुत बड़े खतरात जरूर थे वहाँ से कि जो है वहाँ कि जब पेश दहशतगर्दी की कार्रवाई थी तो हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन उसमें हमने गलती सबसे बड़ी की कि ट्रेड भी बंद कर देते थे। फिर उसके बाद जो है ये रिफ्यूजीज़ का बहुत बड़ा मसला है, बहुत पहले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ह्यूमन वो रखना चाहिए था, तो वो बात भी गलत थी। लेकिन अब जो हमने जो चंद हफ्तों से या 1 महीने से जो हमने किया, मेरे ख्याल दैट्स अ मच बेटर वे टू डील विद अफगानिस्तान। ठीक, अच्छा चलिए मैं यही सवाल अब चूंकि थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर पॉलिटिकल कमेंट मैंने लेना है जाहिद साहब। जी आसमा बहन, बात यह है कि हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फैसला करता है। ऑल्दो आपके पास कुछ इंप्लिकेशन ज़रूर होती हैं, कुछ आपके पास दबाव होते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आपको अपना फैसला करना है अपने मफादात की नज़र। अगर आप अपने मफादात को सामने रखते हो, और हमने ये ऑप्शन कभी क्लोज नहीं की थी, हाँ हम ये ज़रूर वेट कर रहे थे कि कोई एक सिनेरियो ऐसा बन जाए। अगर हम देखें, हमें मसला ईस्ट से रहना ही रहना, हमें इजराइल से ख़तरा रहना ही रहना है। अगर हमारी प्रॉक्सी वॉर वहाँ लड़ी जा रही है, अगर टीटीपी को वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जो कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो हमने हर वो स्टेप लेना है जिससे हम टीटीपी को रोक सकें, जिससे हम उधर से आने वाले। अच्छा, आपने एक और जुमला कहा, इजराइल की तरफ से ये थ्रेट पाकिस्तान को है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आज की बात नहीं है। आपके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर कब से उन्होंने नज़र रखी हुई है, और 3 दफ़ा तो प्रॉपर अटेम्प्ट हो चुकी, और वो अटेम्प्ट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया थी। लेकिन वही बात आप पे, एक तो अल्लाह ताला की रहम, दूसरा आपकी जो प्रिपेयर्डनेस है, सो उस खतरे को तो आप बिल्कुल रूल आउट ना करें। लेकिन ये वाला जो आपका फैसला है, ये आपके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो फिर आपको भी आगे बढ़ना है, ज़ाहिर है नेबर हमें हमारे हैं। हुमा जी कमेंट कर दीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल कमेंट लूंगी जाहिद साहब से। जी मैं तो बस ये कहूंगी जी कि लेट्स गो स्लो एंड स्टेडी। हम एक ट्राइलैटरल रिलेशनशिप में हैं, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई थी अभी चाइना में, उसके बाद हमारे ताल्लुकात अपग्रेड भी हुए हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा एक वाज़ेह स्टांस रखा है टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और अभी जो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने की, आप ये सोचिए कि आज भी हमने हलाक किए हैं कई लोग जो पेनिट्रेट कर रहे थे अफगानिस्तान के बॉर्डर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए। बिल्कुल जी, आज ही की खबर है, तो इतनी जल्दी ना करें, होलिस्टिक पिक्चर देख लें कि क्या हो रहा है। चले, इसमें मुख्तलिफ हमारे जो शुरका है उनके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है जो सबके सामने आ गया। जाहिद साहब, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का लगा लूँ प्रोग्राम को। जो इमरान खान साहब के साहबजादों के पाकिस्तान आमद के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, कोई तहरीक लीड करने की सूरत में, और फिर कल इमरान खान साहब को जो लेटर दिया गया था, बताया गया था, वो भी उन्होंने एक तरह से मुस्तरद कर दिया। आज बल्कि ख़बरें भी छप चुकी इसके हवाले से। तो मुज़ाकरात के बारे में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिखा था, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इम्कानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के, उनके साहबजादों के आने के बाद क्या सूरत हाल बन सकती है?
देखें, यकीनी तौर पे एक उनके बेटे हैं, उनका एक कंसर्न तो ज़रूर है, फैमिली का कंसर्न यही है। और मेरा ख्याल ये कि 2 साल के अरसा हो गया अगस्त में इनको कैद किए हुए। तो एक बात तो है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं देता हूँ कि जो है वो आएंगे और तहरीक चला लेंगे। ठीक है, उन्होंने अपना एक बयान दिया है, शायद उनकी ख्वाहिश भी होगी आने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे और कोई इस किस्म की तहरीक को चलाएंगे अभी। लेकिन मैं एक और बात भी समझता हूँ कि ठीक है ये कि इस वक्त जो है और भी चीज़ पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हालात से हैं, बहुत चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। और मैं ख्याल जिस पर हमने इतनी तफसील के साथ अभी बात की, ये हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा जो है आपके इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जैसे अभी बात हो रही थी कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे जो है माशी सूरत हाल पहले के मुकाबले में ठीक है एक स्टेबल ज़रूर हुई है, लेकिन अभी वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स स्टेट। अब उसमें ये ज़रूर है कि जितनी सियासी कशमकश कम की जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखें, मसला ये आता है कि मैं इसकी कोई इसकी पीटीआई की या उसकी किसी गवर्नमेंट की इसकी हिमायत में नहीं बात करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर थोड़ी सी हकीकत पसंदाना बात भी करनी चाहिए। देखें, इस वक्त जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जिस तरह से जो है किसी एक पार्टी को अगर आप लगा लें दीवार से, तो कोई सही नहीं होता है। अब मसला ये है कि इमरान खान के, हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में केसेस कैसे बनते हैं। पहले भी हुकूमतों के खिलाफ, पहले भी वज़ीर आज़म के खिलाफ बने, और फिर हमें बाद में हकीकत का भी पता चलती रही है। इसी तरह से जो है जिस तरह के केसेस बने हैं वो हम सबको अंदाज़ा है कि वो कैसे बने हैं। उसके अलावा देखें, ऐसे 2-2 साल से लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं। यास्मीन राशिद हैं, 3-4 और लोग जो हैं, उन्होंने खत लिखा था वैसे जी, उन्होंने खत लिखा था कि अब सियासी हुकूमत से बात करें जी। देखिए, एक बात, सियासी हुकूमत, एक और भी मैं बात करता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि एक रिजर्व सीट का जो फैसला आया है, उसके बाद मुझे आप थोड़ा सा ये बता दिए, कोई भी, मैं खुद मुस्लिम लीग वालों से बात करता हूँ, मैं ये बताइए कि खुद लेजिटिमेसी क्या रहती है इस चीज़ की, कि एक ऐसी सीटें में दो चीज ने जमात ने जो है जीती है इलेक्शंस में, उसको 2 सीटें और मिल गई। तो मसला ये आता है कि ये तमाम चीजें भी हमें देखनी चाहिए। अगर बिल्कुल, अब मैं सर इसी को वाइंड अप करूं, मेरे पास सिर्फ चंद सेकंड्स हैं या 40 सेकंड्स है सर। ये जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसको पाकिस्तान के दिफा में कितनी अहमियत है और कितनी मिलनी चाहिए अब इस तरह की जो बात कर रहे हैं जाहिद साहब? देखिए, मैं चूँकि फ़ौजी आदमी रहा हूँ, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक आपके अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं आती, आप दुनिया को भी फेस नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान के एक बयानिया में एक वाज़ह स्ट्रेंथ है कि जी हम डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लेके आ जाते हैं, आप अपनी फ़ौज को मजबूत करते हैं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, आप सबसे बात करते हैं, तो फिर आप अपने आप को भी मजबूत करते हैं और आप किसी के साथ जाके बात करने में एक आवाज़ होके, जैसे जंग में देखा हमने कि पाकिस्तान ने एक आवाज़ होकर बात की और उसके बाद फिर हम जीते उस पूरे मामले के ऊपर। अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपका, जायद का भी, हुमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कौमी यकजहती का है। इस जंग में हम सब एक थे और हमने ये यकजहती के साथ ये जंग लड़ी और जीती। ये जंग रोज़ की जंग है। इस रोज़ की जंग पे हमने कैसे मुत्तहिद होना है, ये हमें और आप सबको सोचना होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।